हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। घटना चक्र पर आधारित है। पूर्वालोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, सामान्य अध्ययन है। इसमें हम दो भाग में देखेंगे। पहला है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज की शासन पारित अधिनियम। चलिए, सभी राज्यों के लिए ये बहुत उपयोगी है ये बुक, और आईएएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी, पीसीएस, एमपी पीसीएस सब के लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है, पूरा जानकारी इसका देखते हैं थोड़ा सा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक में कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अच्छा, दूसरा कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, लेमेस्टर नहीं, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में देखे हैं एलिजा इम्पे थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है, ए नंबर कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना पूछ रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब किया गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ए का मिलान इसमें कर दिया गया है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा हुआ था। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की जो अनुमति है चार्टर अधिनियम 1813 में हुआ था, मतलब आने की उसको अनुमति मिली थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसमें पूछ रहा है कि जो अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? तो इसका सही आंसर देखिए, पूछ रहा है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्चर 1823, इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन होगा? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों इसका सही आंसर होगा। देखिए, पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तीनों के द्वारा पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये मतलब इससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईएएस प्री 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है,
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये चाय और चीन के साथ, देखिए इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर, चाय और चीन को छोड़ के कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा ऐसा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए कुछ इसमें दिया गया है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। देखिए इसमें 1813 में बस चाय और चीन को छोड़ के सभी पर अधिकार दे दिया गया था, लेकिन 1833 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो कह रहा है 1813 इसमें क्या क्या था, यही पूछ रहा है। देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। देखिए एकदम बिल्कुल सही है। इसके ऊपर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको हम पढ़े थे। चलिए 2 नंबर कह रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन के संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। और तीसरा कह रहा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 होगा, 3 इसमें गलत है, 3 इसमें गलत हो जाएगा, 1 और 2 ही केवल इसका सही आंसर होगा। देखिए IAS प्री 2019 का पूछा गया ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कह रहा है प्रशासन में कुछ आंशिक रूप से हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर चार्टर एक्ट 1833 इसका सही आंसर होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने का कुछ अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन ये UPPCS प्री 2012 में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चलिए अगला इसमें कुछ देखते हैं। कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 सबसे 1833 की जो सभी धाराएं थी उसमें 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। देखिए इसमें धर्म, जाति, लिंग इस सब को मतलब मान्यता इसमें नहीं दी, उसको रद्द कर दिया गया। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। इसमें पहले जो होता था जाति वोति को लेकर इसमें शामिल किया जाता था, लेकिन जब ये 1833 का चार्टर एक्ट आया तो ये धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें सबको ये समाप्त कर दिया गया और सबको एक समान रूप से कंपनी में लेने की बात कही गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 2 हो गया ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। देखिए ये पार्ट 2 है। हम बोले थे पहले ही जो थंबनेल में है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे इसका, तो ये पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हम लोग को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। देखिए इसमें कुछ कह रहा है
1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार नहीं थी। देखिए, ये बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये कह रहा है लेकिन 6 दिन पहले इसको नोटिस देना मतलब अनिवार्य था, उसके बाद ही आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर है, ब्रिटिश भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ब्रिटिश जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कह रहा है की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना कह रहा है की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है इसका संघीय न्यायालय की स्थापना युक्त में से कोई नहीं, लेकिन 1935 इसका जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1935 इसका सही आंसर होगा। यूपीपीसीएस प्री 2014 में ये पूछा गया। सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इसमें देख लेते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गुयर थे। देखिए, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर था 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं जो उसी पे आधारित है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था कि संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1937। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में जब द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या इसमें स्थापित किया गया? तो इसका सही, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था, ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये 2008 में प्री यूपीपीसीएस में पूछा गया है। चलिए ये देखते हैं। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए 2014 यूपीपीएससी RI 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं है? विशेषताएं है कह रहा है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहले देखते हैं। एक कह रहा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 2 कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और 3 कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 इसका सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था इसमें नहीं की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये IAS प्री 2012 का क्वेश्चन था। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए झारखंड PCS प्री 2021 में पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कब मिला था। देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए ऑप्शन, देखिए अब 9 नंबर है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका जो है, भारत की विधान पालिका प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये 2008 का क्वेश्चन मेंस का UP PCS द्वारा पूछा गया था। 10 नंबर है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट था जो द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो इसका सही आंसर होगा 1919 का एक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। विचार करने का कह रहा है। देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा कह रहा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो देखते हैं इसका आगे। देखिए ये कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। इसमें से क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। केवल दो में कह रहा है, देखिए केवल दो में कह रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, IAS प्री 2021 का क्वेश्चन था ये। देखिए 12 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिविल सेवा के संदर्भ में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन इसमें एक और दो दोनों सही है। इसमें एक और दो, इसमें दोनों सही है। देखिए ये 2 एग्जाम में पूछ चुका है ये प्री क्वेश्चन में। अगला है 13 नंबर, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन सा निर्वाचन हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। ए और सी दोनों होगा। इसका ए और सी होगा, लेकिन बी इसका गलत आंसर होगा। तो देखिए आते हैं ए और सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1945। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी कि केंद्रीय विधानसभा उस समय था का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जारी करते हैं, निर्गत करने की शक्ति, ये कह रहा है प्रेरित है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्य में
के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। IAS प्री 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था ये। 18 नंबर है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ये 1935 का जो अधिनियम था इसमें से मुख्य विशेषता इसमें से कौन नहीं था, वही पूछ रहा है। देखिए, ये कह रहा है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी कह रहा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी कह रहा है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और डी कह रहा है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर होगा उत्तर बी, अवशिष्ट विषय नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है विशेषताओं से नहीं था, तो इसमें नहीं था ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1935 अधिनियम द्वारा। यूपी PCS मेंस 2013 का ये क्वेश्चन था। 20 नंबर है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर होगा, पहले देखते हैं, एक और है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा। देखिए अब है ये सी नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका सही आंसर होगा उत्तर ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका देखते हैं, ए में कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और 21 के बाद अब 22 नंबर है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो गवर्नर जनरल को दिया गया था। दो क्वेश्चन देखिए, मेंस और प्री। यूपी PCS मेंस 2008 में पूछा गया और IAS में प्री 2018 में पूछा गया, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका देखिए इसमें भी कह रहा है अस्थायी अवयव नहीं है कह रहा है, तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा उत्तर ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान इसका सही आंसर होगा। 24 है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, और डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये बर्मा, जो आज इसका नाम म्यांमार हो गया है, अलग हुआ था। इसमें देखते हैं कुछ फैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन अब समाप्त, इतना ही पे 25 क्वेश्चन, ये जो भाग सेकंड था उसमें 25 क्वेश्चन था, ये समाप्त हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।